तो आज की वीडियो का टॉपिक है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है कैसेट के ऊपर। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप कैसेट का टॉपिक देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। अभी वो पहला वीडियो था तो इतना कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं आएगा, मुझे भी पता है। मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ लगातार और देखते हैं क्या सीन है। तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के ऊपर बात करते हैं। तो फिल्म इज़ इनसेंसिटिव टू एक्सरेज। फिल्म जो होती है वो डायरेक्टली एक्सरे के प्रति सेंसिटिव नहीं होती, और अगर करनी है हमें तो हमें ज़्यादा अमाउंट में एक्सरे चाहिए होगा एंड रिक्वायर्ड मोर अमाउंट ऑफ एक्सरेज। और ज़्यादा अमाउंट में अगर हमने एक्सरे डाल दिया तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को कैंसर जैसी गंभीर समस्याएं होने की संभावना रहती है। तो हमें क्या करना है कि पेशेंट डोज कम रखना है और प्रॉपर इमेज बनानी। तो इसके लिए क्या करेंगे, एन इमेज विल इंक्रीज दी पेशेंट डोज। ठीक है, तो मैंने बताया कि पेशेंट डोज को इंक्रीज करेगा। टू अवॉइड दिस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन आर यूज्ड। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, कौन सी चीज़ को, पेशेंट डोज को जो बढ़ चुकी है उसको अवॉइड करने के लिए हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो होती हैं वो कैसेट के अंदर होती हैं, कैसेट का एक पार्ट है, ये समझ लिया आप इसको। ओके, तो लाइन थी कि टू अवॉइड दिस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन आर यूज्ड इन कैसेट इन मेडिकल इमेजिंग। तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का यूज़ किया जाता है इस हाई पेशेंट डोज से बचने के लिए। अब देखिए, दे अब्जॉर्ब एक्सरे फोटोन्स एंड emit मोर विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट। तो आपकी जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है वो एक्सरे फोटोन को और इमिट करेगी और मोर विजिबल लाइट में, ठीक है, मोर विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एक्सरे फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगी और बदले में हमें दे देगी विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट, ये उसके बदले में हमें मिलने वाला है। और फॉर विच द एक्सरे फिल्म इज़ मोर सेंसिटिव। एक्सरे फिल्म किसके लिए भी सेंसिटिव बताएगी फिर, विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फिल्म जो है वो एक्सरे के प्रति इतनी सेंसिटिव नहीं होती, विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रति होती है इमेज बनाने में। ठीक है, द लाइट और अल्ट्रावायलेट एक्सपोजेस द फिल्म एंड गिव्स द फाइनल इमेज which will improve the efficiency of the radiography imaging with laser patient dose। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो विजिबल लाइट है और अल्ट्रावायलेट लाइट है वो कौन एक्सपोज करेंगी फिल्म को, ठीक है, और एक फाइनल इमेज हमें दे देंगे। विजिबल लाइट हमें फाइनल इमेज दे देगी और वो इम्प्रूव करेगी इफ़िशियंसी ऑफ रेडियोग्राफी इमेज को। कौन इम्प्रूव कर रहा है, ये अल्ट्रावायलेट लाइट इम्प्रूव कर रही है। ठीक है, तो हमें कौन दे रहा है इमेज, फाइनल इमेज कौन दे रहा है, अल्ट्रावायलेट लाइट दे रही है, विजिबल लाइट दे रही है, और लेज़र पेशेंट डोज के साथ में एज लो एज रीजनेबल डोज। कि ये अलारा का प्रिंसिपल है ना, उसमें क्या कहता है कि जितनी ज़्यादा कम अमाउंट में डोज देनी पड़े और अगर अच्छा आउटपुट मिल जाए तो उसको अलारा प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। मतलब कम से कम मात्रा में हमें क्या देनी है, पेशेंट डोज देनी है और बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की हमें इमेज प्राप्त करनी है। तो लारा प्रिंसिपल हर जगह यूज हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम शॉपिंग करने जाते हैं तो सस्ते दाम में बढ़िया क्वालिटी के कपड़े मान के चलते हैं ऐसा, तो एक टाइप का ये हो गया। तो लारा प्रिंसिपल ये है कि कम से कम डोज के अंदर बढ़िया से बढ़िया इमेज बनानी है। आगे है दी एम्पलीफाइंग स्क्रीन एम्पलीफाई द इफेक्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो है वो एम्पलीफाई करता है दी इफेक्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। एम्पलीफाई का मतलब बढ़ा देना, आवृत्ति को उच्च कर देना, तो एम्पलीफिकेशन का काम करता है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। फिर बात करते हैं उसके कंस्ट्रक्शन की। तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो उसमें लिख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। तो इसके अंदर टोटल 4 लेयर्स होती हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला आता बेस, दूसरा आता रिफ्लेक्टिंग लेयर, तीसरा आता फोस्फोर्स और चौथा प्रोटेक्टिव लेयर। ये चारों के चारों क्रम के अनुसार हमें याद करना है, सीक्वेंस वाइज। जैसे बेस सबसे बीच में आता है, ठीक है, उसके बाद में उसके ऊपर रिफ्लेक्टिंग लेयर की एक कोटिंग होती है, उसके बाद में फोस्फोर लेयर आता है, उसके बाद में प्रोटेक्टिव कोट आता है। तो ये 4 लेयर आपको याद रखनी है। उसके बाद में ये डायग्राम बना सकते हैं। देखिए सबसे नीचे बेस है, ऐसे दिखाया गया, इसको बेस है, बेस के बाद में ये
रिफ्लेक्टिंग लेयर है, उसके बाद में ये फॉस्फोर है, उसके बाद में ये आपका प्रोटेक्टिव कोट है। ठीक है, ये 4 लेयर हैं और इसके अंदर रिफ्लेक्टिंग लेयर यहाँ लिख रखा है, देखिए। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर इसको लिख रखा है, फॉस्फोर लेयर ये 3rd है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं बेस की। तो बेस जो होता है वो पॉलिस्टर का बना होता है। ये देखिए, इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलिस्टर ऑफ 1 mm थिकनेस, 1 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ पॉलिस्टर का बना होता है। द बेस सर्व एज ए सपोर्ट ऑन विच द रिफ्लेक्टिंग लेयर। तो बेस क्या काम करता है हमारा, सपोर्ट प्रदान करता है बाकी सारी लेयर्स को। बाकी सारी लेयर कौन सी हैं, 3, बाकी जो लेयर बची है ना, रिफ्लेक्टिंग, फॉस्फोर और प्रोटेक्टिव कोट, तो उनको बेस प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है, ये बेस करता है, सपोर्ट प्रदान करने का, आधार प्रदान करने का। एंड प्रोटेक्टिंग लेयर आर माउंटेड, तो उसके ऊपर ही प्रोटेक्टिंग लेयर माउंट होती हैं बेस के ऊपर। द बेस मटेरियल शुड बी मॉइस्चर फ्री, जो आपका बेस बना हुआ है वो मटेरियल मॉइस्चर फ्री, नमी से मुक्त होना चाहिए, रेसिस्टेंट और रेडिएशन डैमेज एंड डिस्कलरेशन, रेसिस्टेंट प्रतिरोधी होना चाहिए रेडिएशन के प्रति और डैमेज के प्रति। ठीक है, रेसिस्टेंट केमिकली, और केमिकली रूप से अग्री होना चाहिए, केमिकली इनर्ट एंड फ्लेक्सिबल, और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो बेस क्या करता है, बेस सपोर्ट प्रदान करता है बाकी सारी लेयर्स को। बेस पॉलिस्टर का बना होता है, ऐसा लिख सकते हैं पॉइंट वाइज बना के। और बेस एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर सारी लेयर माउंट होती हैं। और बेस का जो मटेरियल है वो मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, रेडिएशन के प्रति रेसिस्टेंस होना चाहिए, डैमेज के प्रति रेसिस्टेंट होना चाहिए, और केमिकली रूप से इनर्ट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये सारे बेस के गुण आगे, फीचर्स ऑफ बेस ऐसा बोल सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड है रिफ्लेक्टिंग लेयर। इट इज़ मेड अप ऑफ ए वाइट सब्सटेंस सच एज TiO2, इसको बोलते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग लेयर है ये एक सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है, जिसको Ti2 सब्सटेंस कहते हैं ना, Ti2 से मिलकर बनी होती है, ऐसा बोल दीजिए। तो रिफ्लेक्टिंग का मतलब रिफ्लेक्शन, परावर्तन जिसको हिंदी में बोलते हैं, वही काम करेगा, आप नाम से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। तो क्या बोला था इसने कि ये वाइट सब्सटेंस TiO2 से बनी हो सकती है या फिर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड से बनी हो सकती है, MgO। ठीक है, ये दोनों मटेरियल से बनी हो सकती है। ये एक शाइनी मटेरियल होता है ऑफ थिकनेस 25 माइक्रोमीटर। 25 माइक्रोमीटर का शाइनी, यानी शाइन करता है, इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो शाइन क्यों करता है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग लेयर है, रिफ्लेक्शन होगा तो हमें शाइन दिखेगा। विच रिफ्लेक्ट द लाइट टुवार्ड्स द फॉस्फोर लेयर, और ये जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा वो करेगा फॉस्फोर लेयर की ओर, क्योंकि इसके ऊपर ही फॉस्फोर लेयर चढ़ी हुई है रिफ्लेक्टिंग लेयर के ऊपर। तो ये जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा वो करेगा फॉस्फोर लेयर की ओर। ठीक है, एंड मेक दी लाइट इमिशन आइसोट्रोपिक, और उस लाइट को जो कि इमिट कर रहा है ये, मतलब उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, उस लाइट को आइसोट्रोपिक कर देगा, बराबर रूप से परावर्तित करेगा उसके ऊपर, फॉस्फोर लेयर के ऊपर। ठीक है, थस द रिफ्लेक्टिंग लेयर इंक्रीजेज द इफिशियंसी ऑफ द इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इसीलिए जो रिफ्लेक्टिंग लेयर होती है वो इंक्रीज कर देती है इफिशियंसी, दक्षता इंक्रीज कर देती है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की। ठीक है, बाय डबलिंग द नंबर ऑफ लाइट फोटॉन्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्टिंग लेयर के ऊपर जो भी फोटॉन्स आएंगे, है ना, उनको वो विजिबल लाइट में, या कह लीजिए फोटोन लाइट में चेंज करके आइसोट्रोपिक समान रूप से फॉस्फोर लेयर की ओर रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की इफ़िशियंसी है, इफ़िशियंसी वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद में आती है फॉस्फोर लेयर, थर्ड फॉस्फोर लेयर है। तो फॉस्फोर इज ए क्रिस्टल ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट, अकार्बनिक साल्ट से मिलकर बना होता है, विच इमिट्स लाइट व्हेन एक्सपोज टू एक्सरे। द थिकनेस ऑफ फॉस्फोर लेयर ऑफ 15 से 300 माइक्रोमीटर विद क्रिस्टल साइज 5 से 15 माइक्रोमीटर। कहने का मतलब क्या हुआ कि फॉस्फोर लेयर होती है वो इनऑर्गेनिक साल्ट से बनी होती है, सबसे पहले बात यहाँ पे। और क्या करेगा, इमिट करेगा लाइट को जब हम एक्सपोज करेंगे एक्सरे से। तो एक्सरे जब इसके ऊपर डाला जाएगा तो ये एक्सपोज कर देगा लाइट को। और इसकी जो थिकनेस होती है फॉस्फोर लेयर की वो होती है 15 से 300 माइक्रोमीटर। तो आप इसको पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं ऐसे, जैसे फॉस्फोर लेयर है वो इनऑर्गेनिक साल्ट का बनी होती है। उसके बाद में काम क्या करता है कि इमिट लाइट चेंज करता है एक्सरे को इमिट लाइट में,
और इसकी ये थिकनेस होती है। उसके बाद में क्रिस्टल का साइज़ ये होता है। तो क्रिस्टल साइज इसमें 5 से 15 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद में कॉमनली यूज फॉस्फोर लेयर आर, अब कौन कौन सी मटेरियल से बना हो सकता है उसके बारे में बात में यहाँ पे बताया गया है। तो कैल्शियम टंगस्टेट है, CaWO4 इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम टंगस्टेट का। और अदर जिंक कैडमियम हो गया सल्फाइड, जिंक कैडमियम सल्फाइड ZnCdS, तो इससे ये बना हो सकता है। या फिर सीजियम आयोडाइड हो सकता है CSI, एंड बेरियम स्ट्रोंसियम सल्फेट हो सकता है। तो ये 2-4 मटेरियल हैं जिनसे आपके रिफ्लेक्टिंग लेयर बनी हो सकती है, ओके। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द हीट, ह्यूमिडिटी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो ये जो आपकी रिफ्लेक्टिंग लेयर है वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, एक तो हीट से, एक ह्यूमिडिटी नमी से, इन्वायरमेंटल फैक्टर पर्यावरणीय कारक से इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अभी फ़िलहाल इन रिसेंट टाइम, फिलहाल के टाइम पे रेयर अर्थ फॉस्फोर का इस्तेमाल किया जाता है। और रेयर अर्थ फॉस्फोर 57 से लेकर 71 एटॉमिक नंबर वाले एटम्स जो भी आते हैं उसके अंदर, तत्व जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको रेयर अर्थ फॉस्फोर बोलते हैं। तो उसका यूज किया जाता है अभी के टाइम में, जैसे कि गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड, सूत्र है Zd2O2S, और यहाँ पे ये डबल कोलन लगा के TB लिख देंगे, T बड़ा B छोटा। तो रिसेंट के टाइम पे रेयर अर्थ फॉस्फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर वाले जो एटम्स हैं 57 से 71, जिसके अंदर एक एग्जांपल दिया है गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड Zd2O2S, या फिर हो सकता है लेंथेनम ऑक्सीसल्फाइड La2O2S। उसके बाद में आपको यहाँ फिर देखने को मिलेगा TB लगा रखा है। लेंथेनम ऑक्सीब्रोमाइड हो सकता है LaOBr। ये ट्रियम टेंटेट हो सकता है, टेंटेट का मतलब 4, ठीक है। टेंटेट का मतलब O4 जैसे संयोजकता होती है उसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको बोलते हैं, नहीं सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, संयोजकता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वैलेंसी बोलते हैं क्या, वैलेंसी। यूज्ड एज स्क्रीन फॉस्फोर, तो ये जो मटेरियल थे सारे, लेंथेनम हो गया, ये ट्रियम हो गया, लेंथेनम ऑक्सीसल्फाइड हो गया, या फिर रेयर अर्थ में गैडोलिनियम आ गए, ये सारे के सारे रिफ्लेक्टिंग लेयर के मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। दे कैन बी मैन्युफैक्चर्ड विद स्क्रीन स्पीड रेंज, तो जो फिल्म की या मान लीजिए या फिर स्क्रीन की मान लीजिए उस स्पीड के हिसाब से इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में। और स्पीड है 1200 से 200 से 1200। दे हैव सूटेबल केस सेल, ये सूटेबल होता है इसके लिए। एब्जॉर्प्शन एज ओवर द डायग्नोस्टिक फोटोन एनर्जी ऑफ 35 से 75 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मैन्युफैक्चर किया जाता है स्क्रीन स्पीड के हिसाब से, रेंज आपको 200 से 1200 लिखनी है, और सूटेबल केस होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, इस हिसाब से अगर स्पीड मेंटेन हो तब, डायग्नोस्टिक फोटोन एनर्जी के लिए। और ये एनर्जी है आपकी 35 से 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देयर एब्जॉर्प्शन एंड कन्वर्जन इफिशियंसी इज़ हाई, तो इसकी कन्वर्जन और एब्जॉर्प्शन इफिशियंसी वो हाई होती है। इन मटेरियल की बात हो रही है अभी, है ना। द स्पेक्ट्रल इमिशन ऑफ रेयर अर्थ फॉस्फोर डिक्रीज एंड इमिटेड एट 540 नैनोमीटर, 540, यहाँ पे ये 540 540 नैनोमीटर। मटेरियल की एफिशिएंसी और कन्वर्जन एफिशिएंसी दोनों हाई होती हैं, और स्पेक्ट्रल इमिशन होता है रेयर अर्थ फॉस्फोर का, वो कम होता है, डिक्रीज होता है, एंड सीमेंटेड एट 540 नैनोमीटर। देयरफॉर ग्रीन सेंसिटिव फिल्म मस्ट बी यूज विद दीज फॉस्फोर, इसीलिए ग्रीन सेंसिटिव फिल्म को मस्ट भी यूज किया जाना चाहिए दीज फॉस्फोर्स। द फॉस्फोर रिड्यूस पेशेंट डोज ड्यू टू लोअर रेडियोग्राफी टेक्निक, और फॉस्फोर जो होता है वो रिड्यूस कर देता है पेशेंट डोज को, क्यों? क्योंकि लोअर रेडियोग्राफिक टेक्निक है उसके अंदर, इसलिए। तो मैं मेनली तो आपका जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा जान लें तो नॉर्मल है ये कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो एक्सरे फोटोन को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करता है। प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल काम करता है कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में फ्लोरोसेंस मटेरियल काम में लिया जाता है जो रेडिएशन को अब्जॉर्ब करके विजिबल लाइट में इमिट करते हैं। फ्लोरोसेंस मटेरियल जो हमने CaWO बताया था ना, जैसे बेस के अंदर था वो,
तो वो सारा मटेरियल आ गया, गैडोलिनियम, मीट्रियम, ठीक है, लेंथेनम, वो सारा मटेरियल लगा के इंटेंसिफाइंग स्क्रीन आ गई, तो उसमें फ्लोरोसेंस मटेरियल काम में लिया जाता है, ऐसा मानते हैं पूरे, ठीक है। और वो मटेरियल है वो रेडिएशन को अब्जॉर्व करेगा और बदले में विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश को इमिट करेगा। वही 4 पार्ट हैं फिर से, बेस है, रिफ्लेक्टिंग लेयर है, फोस्फोर है, प्रोटेक्टिंग लेयर या फिर प्रोटेक्टिंग कोट भी बोल सकते हैं उसको। बेस है वो पॉलिस्टर का, मैंने आपको बताया था, बना होता है, सेल्यूलोज एसीटेट का बना हो सकता है, थिकनेस 10 mm होती है उसकी, और इट प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर लेयर। देखिए पॉइंट टू पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। उसके बाद में बेस की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग हो गया, इनर्ट केमिकली होना चाहिए, केमिकली रूप से अक्री होना चाहिए, फ्लेक्सिबल हो, ह्यूमिडिटी रेसिस्टेंट हो, ये सारे बेस के प्रॉपर्टीज होते हैं। उसके बाद में रिफ्लेक्टिंग लेयर है वो नॉर्मली आपको बताया था टाइटेनियम डाइऑक्साइड की बनी होती है, MgO मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की बनी होती है ना। ये मेडअप ऑफ TiO2 होगी, थिकनेस इसकी 1 mm होगी, प्रेजेंट होती है बिटवीन दी बेस एंड फॉस्फोर लेयर। तो फॉस्फोर लेयर आपकी 3rd लेयर है, बेस आपकी 1st है, इसके बीच में प्रेजेंट आपका क्या, इसके बीच में प्रेजेंट है रिफ्लेक्टिंग लेयर। इट इज़ रिफ्लेक्ट लाइट फोटोन, तो रिफ्लेक्ट करता है, आइसोट्रोपिक रूप से मैंने बताया था आपको, समान रूप से उसको इमिट करता है टुवार्ड्स दी फॉस्फोर लेयर, ठीक है। उसके बाद में आता है फॉस्फोर लेयर। इट इज़ मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट क्रिस्टल, एग्जाम्पल के लिए CaO4, ZnS, CSI। तो मैंने एक CaO4 बेस को बता दिया था, वो मैंने गलती कर दी वहाँ पे, है ना। तो फॉस्फोर लेयर होती है वो होती है CaO4, और फिर जिंक सल्फाइड हो गया, सीजेमाइडाइड हो गया, ये इससे बनी होती है। थिकनेस इसकी 5 mm होती है फॉस्फोर लेयर की, और ये कन्वर्ट करता है एक्सरे फोटोन टू विजिबल लाइट। कुल मिला के वही बात है, अपने को इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का इस्तेमाल ही इसलिए करना है ताकि जो हमारे एक्सरे हैं, एक्सरे फोटोन हैं, उनको विजिबल लाइट में चेंज किया जा सके। क्योंकि फिल्म तो हमारी सेंसिटिव है नहीं एक्सरे के लिए डायरेक्टली, तो उसको पहले में विजिबल लाइट में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कि इंटेंसिटी ऑफ विजिबल लाइट, जितनी आप विजिबल लाइट डालेंगे उतनी ही, सॉरी उल्टा है ये, कि एक्सरे की इंटेंसिटी आप जितनी ज़्यादा डालेंगे उतनी ज़्यादा आपको विजिबल लाइट की इंटेंसिटी मिलेगी, ये तो सीधी सी बात है। उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। एक होती है एब्जॉर्प्शन इफिशियंसी, कितना एब्जॉर्ब कर पाता है, ठीक है। इट हैव कैपेसिटी टू डिटेक्ट द एक्सरे फोटोन विच इज़ इमिटेड ऑन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी है एब्जॉर्प्शन इफिशियंसी। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये हो गया कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन अपने ऊपर एक्सरे फोटोन जो कि हम डाल रहे हैं उनमें से कितने को कैच कर रही है, कितने को एब्जॉर्ब कर रही है, और बदले में कितना हमें विजिबल लाइट दे रही है। एक तो ये होगी एब्जॉर्प्शन इफिशियंसी, और ये डिपेंड करती है थिकनेस पर, मटेरियल पे। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन वाला जो मटेरियल ना वो किससे बना हो, उसकी थिकनेस क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। लेस एक्सरे एब्जॉर्ब बाय थिन स्क्रीन, तो थिन स्क्रीन है वो डेफिनेटली, ऑब्वियसली बात ना, ऑब्वियसली थिन स्क्रीन जो होगी वो एक्सरे को कम एब्जॉर्ब करेगी, एंड हायर एक्सरे एब्जॉर्ब करेगी थिक स्क्रीन, सीधी सी बात है। फिर आता है कन्वर्जन इफिशियंसी। कन्वर्जन का मतलब कन्वर्ट करना। इट हैव कैपेसिटी टू कन्वर्ट एक्सरे इनटू विजिबल लाइट, ये कैपेसिटी है कन्वर्ट करने की एक्सरे को विजिबल लाइट में। इट इज़ डिपेंड ऑन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन मटेरियल, चाहे एब्जॉर्प्शन इफिशियंसी हो चाहे कन्वर्जन इफिशियंसी हो, दोनों की दोनों हमारी डिपेंड करती हैं जो मटेरियल है ना इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का, उसके ऊपर। ओके, एक्सरे 5 से 20% इंटेंसिफाइंग स्क्रीन आती है, उसको विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एम रेयर अर्थ मटेरियल हैव हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी। तो रेयर अर्थ मटेरियल जो आपको बताए थे 51 से 71 वाले, उनके हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी होती है। फिर आता है स्पेक्ट्रल मैचिंग। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन द्वारा इमिट होने वाले लाइट का कलर फिल्म की लाइट, यही है स्पेक्ट्रल मैचिंग, कितना मैच कर पा रहा है, सेंसिटिविटी से मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो फॉस्फोर और फिल्म के बारे में कंपैरिजन हो रही है। CaO4 इमिट ब्लू लाइट। जब फॉस्फोर है CaO4 का बना हुआ, वो अगर ब्लू लाइट इमिट करता है
तो हमें ब्लू सेंसिटिव में फिल्म चाहिए, और अगर रेयर अर्थ है तो वो ग्रीन लाइट को इमिट करेगा, और उसके लिए हमें ग्रीन सेंसिटिव फिल्म चाहिए। तो ये हमें बताया गया कि फॉस्फोर किस प्रकार का हो तो कौन सी फिल्म यूज़ करनी है। ठीक है, उसके बाद में आती है प्रोटेक्टिव लेयर, चौथी लेयर है। इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक की बनी होती है। थिकनेस होती है 0.7 से 0.8 mm। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द आउटर लेयर ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, ये सबसे बाहरी सतह होती है प्रोटेक्टिव लेयर। फंक्शन की बात करें तो इट इज़ प्रोटेक्ट अदर लेयर एंड प्रोवाइड सरफेस फॉर क्लीनिंग। तो ये दूसरे सारे जितने भी लेयर हैं उनको एक तो प्रोटेक्शन प्रदान करती है और हमें एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है उसको इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को साफ करने के लिए, क्लीनिंग के लिए। ठीक है, अब आते हैं फीचर्स ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पर। इट हैव टू बी टफ एंड फ्लेक्सिबल। तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो टफ यानी थोड़ी कठोर होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए। दी एब्जॉर्प्शन इफिशिएंसी एंड कन्वर्जन इफिशिएंसी हाई होनी चाहिए, दोनों ही हाई, अभी आपको बताया था। इट शुड बी स्पेक्ट्रल मैचिंग विद फिल्म, इसका जो स्पेक्ट्रल है वो मैच करना चाहिए फिल्म के साथ में, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के फॉस्फोर के साथ में, जो भी हम पढ़ के आए हैं, ब्लू सेंसिटिव, ग्रीन सेंसिटिव, उसकी बात हो रही है। आफ्टर ग्लो ऑफ फॉस्फोर शुड बी वेरी लेस, तो फॉस्फोर का ग्लो है वो वेरी लेस होना चाहिए। फॉस्फोर डज नॉट इफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल कंडीशन, फॉस्फोर लेयर है वो इफेक्टेड नहीं होनी चाहिए इन्वायरमेंटल फैक्टर से। उसके बाद में आती है इंटेंसिफिकेशन फैक्टर। क्या क्या फैक्टर हैं इंटेंसिफिकेशन के? एब्जॉर्प्शन रेडिएशन क्वांटिटी बाय इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, कन्वर्जन इफिशिएंसी ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, इसको ऐसे बोल सकते हैं पहले वाले को, कन्वर्जन इफिशिएंसी और एब्जॉर्प्शन इफिशिएंसी। द अमाउंट ऑफ लाइट विच रिड्यूसेस एट द फिल्म, ये कुछ कारक हैं इंटेंसिफिकेशन के। फिर है स्पीड ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एक्सरे फोटोन इनटू विजिबल लाइट इन वन टाइम पीरियड। हिंदी में कहें तो एक नियमित समय अंतराल में एक्सरे फोटोन को चेंज करना विजिबल लाइट में, किसके द्वारा? इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के द्वारा, वही कहलाती है स्पीड ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। स्लो भी हो सकती है, स्लो होगा तो शार्पेस्ट इमेज देगी, मैक्सिमम एक्सपोजर चाहिए होगा। अगर मीडियम है तो मीडियम शार्प इमेज देगी और एक्सपोजर भी एवरेज चाहिए होगा, और फास्ट है तो फास्ट में लो एक्सपोजर और शार्प इमेज, लेस शार्प इमेज देगी। अब स्पीड को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टू स्पीड, थिकनेस ऑफ फॉस्फोर, अगर फॉस्फोर की थिकनेस ज़्यादा है तो क्या होगा? स्पीड भी फास्ट होगी। अगर क्रिस्टल साइज ज़्यादा है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का तो भी स्पीड फास्ट होगी। और मटेरियल अगर यूज़ किया गया है, जैसे CA और W4 के लिए 100 है, रेयर अर्थ स्पीड के लिए 1200 है, तो इसके लिए भी अलग अलग फैक्टर हो जाएंगे। मटेरियल का टाइप क्या है, क्रिस्टल का साइज़ क्या है, फॉस्फोर की थिकनेस क्या है, इन सब के ऊपर डिपेंड करेगी। उसके बाद में क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, तो क्लीनिंग मेंटेनेंस में कैसे ध्यान रखना है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का, इसके बारे में बताया जाता है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन शुड बी क्लीन होनी चाहिए। डस्ट एंड स्टेन को रेगुलरली साफ करना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग इज शुड बी डन विद सॉफ्ट क्लॉथ और एंटीस्टैटिक सॉल्यूशन। सॉफ्ट क्लॉथ से और एंटीस्टैटिक सॉल्यूशन से हमें इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को साफ करना चाहिए। ड्राई इंटेंसिफाइंग स्क्रीन बिफोर प्लेसिंग इन केसेट के अंदर प्लेस करने से पहले हमें इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को ड्राई कर लेनी चाहिए। ओके, तो ये एक डायग्राम है आपका लार्ज व्यू इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का, आप इसे बना सकते हैं। बेस आता है, बेस के बाद में रिफ्लेक्टिंग लेयर है, फॉस्फोर लेयर और प्रोटेक्टिव कोटिंग है। एक लास्ट बच गया था क्लासरूम वाले में कि प्रोटेक्टिंग लेयर, इट इज़ थिकनेस ऑफ 10 से 20 माइक्रोमीटर एंड इट इज़ ट्रांसपोर्ट टू लाइट एंड इज़ फेसिंग टू द एक्सरे फिल्म। इट इज़ रेसिस्टेंट टू absorption and damage caused by handling. It also prevent formation of static electricity and provide surface for cleaning. प्रोटेक्टिंग लेयर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। एक तो नया आया है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज को नहीं बनने देता। कई बार हम देखते हैं ना कि सर्दियों के मौसम में कपड़े उतारते हैं तो वहाँ पे चार्ज बन जाता है, उसमें आवाज़ आती है चट चट की, वही है ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो वो नहीं बनने देता,
और क्लीनिंग के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। तो अब जो टोटल थिकनेस आएगी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की इन चारों लेयर को मिला के वो आएगी 1.15 से 1.3 mm। ये टोटल थिकनेस होती है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की। When the X-ray passes through the front screen and phosphor absorb the X-rays and emit light to in all direction। तो जब एक्सरे पास किया जाता है ना फोस्फोर से, तो वो अब्जॉर्व कर लेगा और एक्सरे इमिट को इमिट लाइट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। द रिफ्लेक्टिंग लेयर रिफ्लेक्ट द लाइट टुवर्ड्स द एक्सरे फिल्म एंड नोट फोटोन इज लॉस्ट। कोई भी फोटोन लॉस्ट नहीं होता और रिफ्लेक्ट हो जाती लाइट। Some portion of X-ray that are passing through the X-ray film is absorbed and converted into light by the back screen। तो कुछ है वो बैक स्क्रीन भी लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेती है, ऐसा होता है, कन्वर्ट कर देती है ना। बैक स्क्रीन होती है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन दो होती हैं, उसमें बैक स्क्रीन भी कई बार ऑब्जॉर्व कर लेती है। द इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कन्वर्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सरे फोटोन। 95% तो कर देती है, थोड़ा बहुत बचता है। देखिए ये लिख रखा 95% तो चेंज कर दी थी लाइट फोटोन में, और या फिर ऐसे बोल दीजिए ब्लू और ग्रीन वेवलेंथ में। ठीक है, बाकी 5% बच जाता है जो बैक स्क्रीन द्वारा जो भी कर लिया जा सकता है ना। सिंस दी एक्सरे फिल्म इज सेंसिटिव टू ब्लू और ग्रीन लाइट, तो आपको पहले ही बताया था मैंने, फोस्फो लेयर के ऊपर डिपेंड करता है ब्लू और ग्रीन लाइट, उस हिसाब से हमें वो सेंसिटिव वाली फिल्म चाहिए। इट एब्जॉर्व द इंटायर लाइट एंड गिव्स द इमेज। ये सारी लाइट को ऑब्जॉर्व करके हमें इमेज दे देते हैं। फिर से हम बात करेंगे एक बार फिर से इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को हैंडल कैसे करना है। स्क्रीन मस्ट बी हैंडल विद केयर के साथ में हैंडल करना है। फॉरेन मटेरियल स्क्रीन के ऊपर नहीं आना चाहिए, जैसे कि ब्लड लग गया, स्क्रैचर लग गए, डस्ट लग गए, ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए उसके ऊपर। एक सेकेंड, स्टेन एंड हेयर विल ब्लॉक लाइट फोटोन्स, ये ब्लॉक कर देंगे लाइट फोटोन को। एंड प्रोड्यूस एरिया अंडर एक्सपोजर, ये विकृति डिस्टोरेशन क्रिएट कर सकते हैं उसके अंदर, इसीलिए इन सब चीज़ों से बचा के रखना चाहिए। ठीक है, कोई फॉरेन मटेरियल है, ब्लड है, कोई हेयर है, इन सब चीज़ों से लीडिंग टू आर्टिफैक्ट द इमेज डिग्रेडेशन, तो इमेज की क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं ये सारी चीज़ें। द फिल्म शुड बी रिमूव बाय टेल्टिंग द कैसेट, तो फिल्म को निकालते समय टेल्ट करना चाहिए, सो दैट द फिल्म फॉल डाउन ऑन टेक्नीशियन हैंड। उसको टेल्टिंग करेंगे, इसे हिलाएंगे तो होगा टेक्नीशियन जो हम रेडियोग्राफर टेक्नीशियन है उसके हाथ में वो फिल्म आ जाएगी, उस हिसाब से निकलना चाहिए। द फिल्म शुड नॉट बी मेड टू स्लाइड इनटू द कैसेट, कैसेट के अंदर फिल्म को स्लाइड नहीं करना है। वाइल लोडिंग एंड इट्स शार्प एज में स्क्रैच द स्क्रीन, उसके शार्प इमेज जो है वो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को स्क्रैच कर सकते हैं। हमें उसको इस हिसाब से मेट नहीं करना, जैसे घिसके ऐसे नहीं डालना उसके अंदर, बिल्कुल ही आराम से डालना है। ठीक है। फिंगर नेल्स ऑफ द टेक्नीशियन शुड बी नॉट बी यूज टू टेक द फिल्म फ्रॉम द कैसेट, तो टेक्नीशियन, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन, उसके फिंगर नेल्स हैं वो भी प्रॉपर कटे हुए होने चाहिए, और उसकी मदद से हमें कैसेट के अंदर फिल्म नहीं डालनी है, वरना स्क्रैचेज हो सकते हैं। कैसेट शुड नॉट बी केप्ट ओपन इन द डार्क रूम, कैसेट को खुला नहीं छोड़ना है, कैसेट को बंद करके रखना डार्क रूम में। स्क्रीन में भी क्लीन पीरियोडिकली विद ए सोडियम कंटेनिंग एंटीस्टैटिक कंपाउंड, स्क्रीन को रेगुलरली हमें साफ़ करना है, और किस मटेरियल से, जिसके अंदर एंटीस्टैटिक कंपाउंड गुलावन कंपाउंड से साफ़ करना है, या फिर सोप और वाटर से भी कर सकते हैं। इट शुड बी रिंस्ड एंड ड्राई आफ्टर एवरी क्लीनिंग, क्लीनिंग करने के बाद में रिंस करना है और उसको ड्राई सुखा लेना है। फिल्म स्क्रीन शुड हैव गुड कॉन्टैक्ट एंड दिस मस्ट बी चेक पीरियोडिकली विद हेल्प ऑफ वायर मेश। क्या कहा कि फिल्म स्क्रीन का कॉन्टैक्ट अच्छा होना चाहिए, आपस में गैप नहीं होना चाहिए बीच में, और इसको पीरियोडिकली चेक करना पड़ता है हेल्प ऑफ वायर मेश। ठीक है, तो ये था पूरा टॉपिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का, और इसकी PDF आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। गुड बाय।